तो बगावत की पटकथा लिखी जा चुकी है। अपने अपने सांसद तय किए जा रहे हैं। सांसद का मतलब इतने तेरे इतने मेरे। अब ज्यादा जोर जबरदस्ती हुई तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। दरअसल बहुत सारी चीजें इस समय घटनाक्रम बीजेपी के सामने है। विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा, फिर यह है कि उपराष्ट्रपति कौन है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। यानी सारे के सारे खेल में विपक्ष से सीधी लड़ाई मोदी सरकार या बीजेपी की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई आरएसएस वर्सेस बीजेपी ज्यादा है। जरूर जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मसला है उसके आधार पर मोदी सरकार घिरी हुई है, लेकिन इन सब के इतर देखा जाए तो सिर्फ उपराष्ट्रपति पद को लेकर विपक्ष से उसकी टक्कर है। लेकिन यहां पर भी आरएसएस की एंट्री है। दो और मुद्दे हैं जिस पर आरएसएस की एंट्री ने बीजेपी को बेचैन कर रखा, मोदी शाह वाली। और ये दोनों चीजें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री का पद। इसको लेकर एक गुपचुप बैठक होती है। यह बैठक कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के नेतृत्व में किया जाता है। इसमें 100 बीजेपी के दिग्गज नेताओं को शामिल कर लिया जाता है, जिसमें दावा किया गया कई सांसद भी शामिल हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर दिया था और मोदी और शाह के आशीर्वाद के बावजूद संजीव बालियान चुनाव हार गए थे। अब खबर यह है कि उपराष्ट्रपति पद पर जब चुनाव होगा, ये 100 सांसद तय करेंगे कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा। आप नायडू को कैसे भी 371 करोड़ का जो घोटाले वाला डर है उसे दिखा लीजिए, 5000 करोड़ की उनकी डिमांड पूरी कर लीजिए, जो करना है कर लें। लेकिन जब बीजेपी के सांसद ही क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो क्या होगा। इसी को लेकर बीजेपी में हड़कंप है। कौन से ये 100 सांसद हैं और 100 बीजेपी के नेताओं के अलावा आरएसएस ने किस किस मुद्दे पर बैठक कर दी जिसने मोदी शाह को बेचैन किया, वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और बीजेपी में ताजा समीकरण जो बने हैं और क्यों मोदी शाह को बेचैन किया वो दिखाने जा रहा हूं। पहले ये खबर देखिए, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा, बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। सब जानते हैं अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले दो बड़े घटनाक्रम घटने हैं। एक 9 तारीख को 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और एक 17 सितंबर है जब नरेंद्र मोदी साहब 75 बरस के हो जाएंगे। यानी कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, इस पर चर्चा है। उसके फौरन बाद ही कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर भी तय किया जा रहा है। लेकिन एक खेल स्पष्ट कर दिया गया है कि मोदी शाह का जो युग 2014 के चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ था वो अब अस्त होने के समय पर है, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी साहब पिछले 1-1.5 महीने से इस देश के गंभीर मुद्दों पर का नेतृत्व नहीं कर रहे, उस पर जवाब नहीं दे रहे, बल्कि हर एक मुद्दे पर अमित शाह को आगे कर दिया जाता है कि जाओ तुम जाकर मुद्दा संभालो और देखो और दिखाओ आरएसएस को कि तुम में न केवल सरकार चलाने की क्षमता है बल्कि तुम पार्टी को भी अच्छी तरह से चला सकते हो। इसलिए पार्टी की कमान तुम्हारे यानी कि मोदी शाह के किसी न किसी विश्वास पात्र को दी जानी चाहिए और अगला प्रधानमंत्री कोई और नहीं, अमित शाह को बनाया जाना चाहिए। लेकिन आरएसएस की तरफ से स्पष्ट कर दिया कि मोदी और शाह वाला जो युग था उसका समापन है। अगर नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि उनके इस्तीफे के बाद शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो ये कतई नहीं होगा और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। यह बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है जब हाल ही में एक कानून के जरिए विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी दलों को यह हिदायत दी जा रही है कि अगर इधर से दाएं बाएं करने की कोशिश की तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, सबकी कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि कानून हम लाने जा रहे हैं और ऐसा कानून है जिसमें 30 दिन, जी हाँ 30 दिन जेल के अंदर रखना बड़ी बात नहीं होगी। 30 या 32, 35, 40 दिन रखना बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद तुम आज़ाद हो, तुम आरोपों से मुक्त हो जाओ, तुम दोषी साबित ना हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन तुम जेल में रहोगे 30 दिन, यानी 31वें दिन तुम्हारी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे, तुम्हारे मंत्री पद छीन लेंगे और इसी आधार पर अपने सहयोगियों को सेट करने में लगी है। लेकिन आरएसएस ने जो खेल चला है उसका कानून इस कानून से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर सांसद है वो सारे के सारे सांसद बीजेपी के से ज्यादा शाह के आरएसएस के प्रति विश्वास पात्र है। देखिए वन इंडिया की खबर भी है, इसमें यह बताया गया बीजेपी का नया नेशनल प्रेसिडेंट इन 8 चेहरों में से कौन होगा, यह दावा कर दिया। आरएसएस ने 100 दिग्गजों से की गुप्त चर्चा। ये 100 दिग्गज बताए जा रहे हैं सीधे सीधे ये सारे के सारे बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और उन्हीं के साथ ये मिलकर कहानी रची गई है। अब इसको 100 सांसद वाला खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। आपको याद हो जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव चल रहा था उस दौरान निकल कर आया कि कैसे ये संजीव बालियान ने चुनाव लड़ा, उनके सामने भी बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी थे। अमित शाह ने किसी और को नहीं, संजीव बालियान को अपना समर्थन दिया। अब जहां जहां अमित शाह वहां मोदी कैसे पीछे रहते तो मोदी भी साथ चले गए। जेपी नड्डा तो है ही है, अब जानते हैं जेपी नड्डा के लिए क्या कहा जाता है, खैर वो भी चलेगा और जितने भी उनके समर्थक सांसद थे साथ थे।
पूरा भरोसा था कि जो लाइन तय कर दी अमित शाह ने उसके आधार पर चुनाव भी होगा और जीतेंगे भी संजीव बालियान, लेकिन हो गया उल्टा। राजीव प्रताप रूडी के साथ ना समूचा विपक्ष केवल आया, बल्कि इस खबर ये निकल कर आई जो आरएसएस है उसके समर्थित सांसदों ने भी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में और इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ मिलकर राजीव प्रताप रूडी को वोट कास्ट किया और राजीव प्रताप रूडी जीत गए। यानी जो पहली परीक्षा थी अग्नि परीक्षा, उसमें अमित शाह फेल नजर आए। इसके जरिए एक संकेत पहुंचाया गया था कि ज्यादा लपड़ झपड़ या फिर ज्यादा बेचैनी पैदा करने की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है बिल्कुल सलीके से मान लिया जाए, क्योंकि विदाई जो होनी चाहिए वो विदाई बहुत सम्मान के साथ होनी चाहिए। अब सम्मान से याद आया, आप सम्मान देखिए, दो नेताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये सम्मान से विदाई हो पाएगी इस पर आप विचार करिएगा। पहला, सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल, आज उनका निधन होता है लेकिन उन्हें कोई भी राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत ही कहते हैं ना हम तो सम्मान करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, कितना सम्मान करते हैं आप समझ जाइए। उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, यानी इनका विरोधी जो होगा उसके साथ उसे ऐसे ही अपमानित किया जाएगा। दूसरा, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब अचानक से इस्तीफा देते हैं। कारण बहुत सारे आए कि उन्होंने जो झुकी हुई कमर थी उसे सीधा कर दिया था और यही बात नरेंद्र मोदी साहब को पसंद नहीं आ रही थी और उनसे कहा गया, मीडिया ने खबर चलाई कि उनसे कह दिया गया कि महाभियोग जो विपक्ष लाया था उसको तो हमने रोकवा दिया क्योंकि वोट नहीं थे, लेकिन इस बार हम महाभियोग लाएंगे और उसके बाद आपसे कुर्सी छीनी जाएगी। यानी अपमानित होकर जाओगे या सम्मान के साथ जाओगे। उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा और इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपमानित हर कदम पर किया गया। पहला ये कि उनको विदाई भाषण नहीं देने दिया, दूसरा उनको फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई, और तीसरा ये कि पिछले 1 महीने 4-5 दिन से वो गायब हैं, कोई जानकारी मिल नहीं पा रही। यानी हर तरीके से अब यही स्थिति नरेंद्र मोदी सामने आ सकती है। नरेंद्र मोदी हर तरीके से दाव चल रहे हैं कि मैं इस्तीफा तब दूंगा जब अमित शाह का प्रधानमंत्री का नाम फाइनल होगा, लेकिन माना जा रहा है ये होने वाला नहीं है। आरएसएस गुप्त अंदर खाने बैठक कर रहा है। देखिए यहां पर भी i24 सिटी न्यूज की खबर है, उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा किसने की मैं बताता रहा हूं। इसमें बीजेपी के नेता ये वाले नहीं शामिल थे, इसमें आरएसएस के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। देखिए रिपोर्ट में कहा गया भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उसके वैचारिक मूल संगठन आरएसएस ने नामों के लिए सुझाव मांगने के लिए लगभग 100 प्रमुख हस्तियों से संपर्क किया। 100 प्रमुख हस्तियों में कौन कौन हो सकता है आप समझ सकते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं है, बल्कि इसमें खास तौर पर आरएसएस के गुट के जो सांसद हैं उनसे पूछताछ की गई है क्या क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अब एक नए युग की शुरुआत होगी और इस युग में वो लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने संगठन से, जिन्होंने पार्टी से ऊपर अपने आप को समझ लिया था। यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी सरकार चला रही थी, जबकि होता यह सरकार पार्टी की होती है। जबकि यहां पर क्या हुआ, सरकार की पार्टी जो वो सरकार की होती हुई नजर आई। ये कतई बर्दाश्त नहीं। कुल मिलाकर 100 सांसदों की बगावत का जो जिक्र लंबे समय से हम कर रहे हैं, वो यही वो 100 सांसद है जो आरएसएस के प्रति भरोसेमंद है। और आने वाला दिन, आने वाला वक्त, आने वाला समय और आने वाला दौर, ये सब कुछ मोदी जी के लिए बड़ा कष्ट भरा हो सकता है, क्योंकि 17 सितंबर को पहले देना होगा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और उसके फौरन बाद अमित शाह का प्रधानमंत्री न बनना भी दूसरा बड़ा झटका है। नमस्कार।